हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और सोशल साइंस क्लास 10 का सोशल साइंस का जो है आप लोग का एग्जाम जो है कल है, और उसके लिए जो है आप लोग का 3 वीडियो आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और इस तीनों वीडियो से जो है आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। ये वीडियो में जो है सारे 5 नंबर वाले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एक भी 5 नंबर ये प्रश्न जो आप लोग से नहीं छूटेगा। उसके बाद की वीडियो में हम लोग 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे, 3 नंबर के प्रश्न आप लोग से एक भी नहीं छूटेगा। उसी तरह से 2 नंबर वाले प्रश्नों का वीडियो देखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा। तो ये 3 तरह का हम लोग वीडियो देखेंगे, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए। और इससे जो है आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आधा अधूरा में अगर जाते हैं तो फिर आप लोग को जो है बोलिएगा कि जो है क्वेश्चन जो है मैच नहीं किया। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो गारंटी है कि पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को मैच करेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप में जो है वो जुड़े नहीं है तो ग्रुप में जुड़ जाइए, पीडीएफ आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो सत्याग्रह का विचार है ना। सत्याग्रह के विचार क्या अर्थ होता है इसका, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, और महात्मा गांधी द्वारा जो सफलतापूर्वक जो है सत्याग्रह चलाया गया था उसके बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का जन आंदोलन है। सत्याग्रह जो है एक जनता के द्वारा किया गया आंदोलन है, और इस आंदोलन में जो है वो अहिंसावादी, मतलब जो है ये अहिंसावादी ढंग से किया जाता है। इसमें जो है किसी भी प्रकार को जो है खून खराबा जो है वो नहीं होता है। और अगर यहाँ जो है बोला गया एक सत्याग्रह का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे उद्देश्य के लिए अगर लड़ रहा है अन्याय के विरुद्ध में, तो उसको जो है लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये सत्याग्रह का अर्थ होता है। अब महात्मा गांधी द्वारा जो है सफलतापूर्वक जो सत्याग्रह चलाए गए थे आंदोलन, उन आंदोलनों के बारे में जो है वो लिखने के लिए बोला है। तो 1916 ईस्वी में जो है उन्होंने चंपारण में जो है किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किए थे। उसी तरह से 1918 में जो है वो चंपारण में किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित किए थे। 1917 में जो उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिला में जो है किसान की मदद के लिए जो है सत्याग्रह आंदोलन किए थे। फसल खराब हो गया था, प्लेग के महामारी के कारण जो है खेड़ा जिला में किसानों को लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, और उनके लगान वसूली में ढील दिए जाने के लिए जो है 1918 में फिर जो है वो उन्होंने सूती कपड़ा मिल के लिए जो है वो कारखाना में मजदूर के बीच में जो है सत्याग्रह किए थे। तो इस तरह से जो है वो सरकार को फिर झुकना पड़ा था। और फिर 1918 में भी जो है अहमदाबाद में मिल श्रमिक के हड़ताल में जो है हस्तक्षेप किए थे, और उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए जो है वो मतलब एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था और एक्स्ट्रा जो है वेतन नहीं मिलता था, उनके लिए भी जो है अनशन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या है, या फिर तो कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कॉर्न लॉ के बारे में। ठीक है, तो कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हित के रक्षा के लिए किया गया था। और इस नियम में क्या था कि कॉर्न लॉ जो है वो वहाँ के भूस्वामी, मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जमीन के मालिक थे, उन जो लोग खेती करते थे उनके लिए जो है ये लॉ लगाया गया था, उनके हित के लिए, उनके रक्षा के लिए। ये कानून में क्या था कि इन कानून के द्वारा जो है विदेशी खाद्य पदार्थ, मतलब आयात में पाबंदी लगाया हुआ था। मतलब ब्रिटेन में जो है वो विदेशी चीजें जो है वहां जाके नहीं बेचा जा सकता था, खाने वाली चीजें। तो इस पाबंदी के परिणाम ये हुआ कि वहां खाने वाले चीजों को जो है मूल्य बढ़ने लगा था, हाहाकार मचने लगा था, और विवश होकर सरकार को फिर जो है कानून को हटाना पड़ा था। और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, तो खाने वाला सामग्री जो है वो इससे जो है वो सस्ता हो गया। फिर से जो है विदेश से जो है वो सारा खाने वाला चीज जाने लगा, तो वस्तु का जो है दाम सस्ता हो गया, और गरीब जनता भी जो है वो खूब लाभ कमाए इससे। और बाहर में जो है वो खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे, तो वहां के भूस्वामी जो है फिर बर्बाद हो गए, और भूस्वामी के लिए जो है पहले ये कानून लगाया गया था। बहुत सी भूमि जो है उसर हो गई थी, और खेती करने के लिए बहुत सारे किसान जो है बेरोजगार भी हो गए थे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। व्याख्या करना इसके बारे में। तो देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार द्वारा उन सभी प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था जो कि राष्ट्रवाद के सीधे संबंध थे। उसके बाद जो है कि इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन की बनाने की स्वतंत्रता, इन सभी पर जो है ये सब पे जो है वो लागू हुआ था। अतः गांधी जी जब स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है अभिव्यक्ति, प्रेस और संगठन बनाने के लिए स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग के थे, और महत्वपूर्ण भाग ये स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का विवरण दे। मतलब जो भारत में खाने वाला चीज जो है बेकार के जो है लोग जो है बर्बादी होता है, तो उसके सुरक्षा के बारे में कि क्या क्या किया गया है उसके बारे में जो है वो विवरण देने बोल रहा है। या फिर तो इसका और भी दूसरा तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किया गया। तो देखिए, सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका 3 पहलू है, खाद्य सुरक्षा के लिए 3 पहलू है। खाद्य पदार्थ की उपलब्धता,
खाद्य पदार्थ की सुलभता तथा लोगों के पास खाद्य पदार्थ की प्राप्त करने की सामर्थ्य है। और जो है भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का गठन भी किया गया है। इसके दो मुख्य आधार है, बफर सिस्टम जो है ना, बफर स्टॉक सिस्टम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों। नेक्स्ट है कि जल परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता है, क्यों? 3 कारण बताना है। देखिए, सबसे पहले कि जल परिवहन जो है इसमें तो रोड बनाना नहीं पड़ता है, और सड़क परिवहन में जो है कि रोड बनाना पड़ता है। तो 3 कारण क्या-क्या हो सकता है, ये तो बताना है। पहला कि जल परिवहन में टायरों इत्यादि की घिसाई नहीं होता है, जितनी सड़क पर चलने से होती है। सड़क पर जो है गाड़ी चलता है उसका टायर घिसता है, लेकिन जल में चलने से टायर नहीं घिसता है। जितने तेल, पेट्रोल, डीजल से सड़क में दूरी तय किया जा सकता है, पानी में उतना ही तेल में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जाया जा सकता है, क्योंकि पानी में नौका स्वयं ऊपर जो है उठे हुए रहता है, बस खाली पीछे से धकेलने की काम करना रहता है। और पानी पर चलने वाले वाहनों की दुर्घटना से भी कम संभावना होती है। मतलब देखिए, पानी में जो भी वाहन चलता है तो दुर्घटना होने की कम संभावना रहता है, जबकि सड़क में जो चलता है उसको दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, कि निचारी कार्य को लिखना है। तो सबसे पहले तो राजनीतिक दल के काम क्या है, जो पार्टी होता है राजनीतिक पार्टी, उसको चुनाव लड़ना। दूसरा जो है सरकार की नीतियों की दिशा निर्देश करना, और कानून का भी निर्माण करना, और सरकार को संचालन करना और नीतियों के कार्यक्रमों को संचालन करना। तो आप लोग इसमें लिखना कैसे है, पॉइंट वाइज लिखना रहेगा। तो आप लोग पॉइंट, सबसे पहले तो पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट का पहले लिख लीजिए, और उसके बाद नीचे से फिर जो है पहला पॉइंट लिख के इस तरह से डील करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डील करते जाइएगा। चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारों को चयन दल के नेता के अथवा द्वारा सदस्यों के द्वारा समर्थन होते हैं, उनको चुनाव जो है जीतने के जो है वो जीतना चाहते हैं कि चुनाव हम लोग जीते। तो ये 4 चीजें था, चुनाव लड़ना, सरकारी नीति के दिशा निर्देश करना, कानून को बनाना और सरकार का संचालन करना। अब इसको जो है आप लोगों को डील करना है। नेक्स्ट कि बहुदलीय व्यवस्था के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो जब अनेक दल की सत्ता के लिए होड़ में हो जाते हैं, या फिर तो 2 दल से ज्यादा मिलकर जो है अपने दल को पूरा दूसरे के साथ में गठबंधन कर लेते हैं और सत्ता को अपना अधीन में कर लेते हैं, तो इसको जो है बहुदलीय व्यवस्था बोला जाता है। फिर से एक बार समझिएगा कि जब अनेक दल सत्ता की होड़ में वे, और 2 या फिर तो 2 से अधिक दल जो है, या फिर तो अपने दल पर या फिर तो दूसरों से गठबंधन करके सत्ता को ठीक ठाक जो है अपने बहुदलीय व्यवस्था करने की जो है वो लालसा रखते हैं, उनको जो है बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में ऐसे बहुदलीय व्यवस्था इस प्रकार से कई दल जो है गठबंधन बनाकर सरकार बनाती है। जैसे कभी झारखंड में भी जो है वो गठबंधन का सरकार है, इसमें किसी भी एक पार्टी का जो है वो बहुमत प्राप्त नहीं था, और यहाँ जो है बहुदलीय 2-3 दल मिलकर जो है वो सरकार को बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थक में जो है कारण देना है। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक को शोषण किया जाता है, जी बिल्कुल। असंगठित क्षेत्र में जो है श्रमिक को चाहे कि जो है ग्रामीण, देखिए एक संगठित क्षेत्र होता है कि सरकार के अधीन में रहता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र जो होता है वो सरकार के अधीन में नहीं रहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जैसे कि भूमिहीन कृषि हो गया, छोटे सीमांत किसान हो गए, फसल की कटाई, बुनकर, बढ़ई, लोहार, ये सब जो हो गया। और शहर में जो है वो लघु, मतलब जो है छोटे उद्योग के जो है श्रमिक होते हैं, विनिर्माण या फिर तो व्यापार परिवहन में लगे आकस्मिक जो है वो परमानेंट जो श्रमिक नहीं लगे हुए रहते हैं, या फिर तो फेरी घूमने वाले हैं, ये सबको जो है अनेक तरह के जो है इन सामाजिक के साथ में जो है वो आर्थिक और सामाजिक तरीका से जो है वो शोषण किया जाता है। विशेषकर जो श्रमिक जो है वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में जो मतलब पिछड़े जाति में आते हैं, उनके साथ में जो है शोषण होता है। या फिर तो आगे प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन के अपने शब्दों में लिखना है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था के किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जो है वो एकीकृत करना, या फिर तो हस्तांतरित करना। तो इससे जो है पॉजिटिव जो है इफेक्ट पड़ा हुआ है, क्या है कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है। मतलब देखिए, इसमें क्या है कि ग्लोबलाइजेशन से जो है वो, वैश्वीकरण से जो है वो शहर में जो है वो उपभोक्ताओं को इससे फायदा होता है। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिक पर भी जो इसका प्रभाव धनात्मक होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो है उनको भी फायदा होता है, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, सबको फायदा होता है। लेकिन इसमें जो है ऋणात्मक इफेक्ट क्या है, तो जो छोटे विनिर्माण पर इनका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई छोटी इकाइयां जो है बंद भी हो जाती है, जिसमें वहां के काम करने वाले लोग जो है बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि भारत के जो एक मानचित्र में जो है वो, है ना, भारत के दिए गए मानचित्र पर जो है वो प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र का जो है वो तेल परिष्कलाओं के नाम पर कब मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना है कि कौन कहाँ है। सो पारादीप, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र, हल्दिया और कोयला क्षेत्र और कोची। तो देखिए, कोची तो केरल में है, ठीक है, कोची जो है वो केरल में है। कोयला क्षेत्र एक आपको दिखा देना है, झारखंड का ही दिखा दीजिए, ठीक है, झारखंड।
हल्दिया कहाँ है वो दिखाना है, और नेल्लोर अवरक क्षेत्र तो हम लोग मैप में सब देखेंगे। कोची केरल में हम लोग आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ हाँ सबका यहाँ दर्शाया गया है। पहला नंबर में जो है कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र जो है हम लोग को झारखंड में दिखा दिया गया है कि झारखंड में कोयला क्षेत्र है। उसी तरह से जो है दूसरा जो है हल्दिया, तो हल्दिया जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया दिखा दिया गया है। उसी तरह से जो है वो पारादीप है ना, तो पारादीप जो है वो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में दिखा दिया गया है। उसी प्रकार जो है वो नेल्लोर अवरक क्षेत्र, ये जो है कर्नाटक में है। नहीं सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ आपका है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ जो है वो नेरोल अवरक क्षेत्र है, और कोची जो है केरल में है, तो केरल में दिखाया गया है। आप लोग जो है इस मैप को पूरा एक बार याद कर लीजिएगा, कौन कहाँ है सो। जैसे कि झारखंड यहाँ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है, ठीक है, यहाँ आपका हरियाणा है, पंजाब है। उस तरह से आपको यहाँ जो है जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, ये आप लोग का हो गया ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार हो गया। इस तरह से सब आप लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ असम हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आपको जो है वो अ, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, त्रिपुरा हो गया, और इधर असम हो गया, इधर नागालैंड यहाँ हो गया। तो इस तरह से आप लोग को सब याद करना है। ये आपका हो गया महाराष्ट्र, इधर हो गया गोवा, इधर हो गया कर्नाटक, नीचे हो गया ये केरल, ठीक है, ये हो गया आपका तमिलनाडु, हाँ इधर हो गया मध्य प्रदेश, सॉरी ये मध्य प्रदेश है, और ये उड़ीसा है, और यहाँ पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मैप याद करना होगा। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में जो है, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताना है। तो रॉलेट एक्ट क्या है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किए थे, वर्णन करना है। या फिर तो भारत में जो है भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों मानते थे। तो रॉलेट एक्ट जो है ये एक ऐसा शासन था जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को जो प्रतिरोधों के खिलाफ फिर से हम लोग देखते हैं, भारत में जो है ब्रिटिश का शासक था, और उस समय प्रतिरोध के खिलाफ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में जो है इस कानून पारित हुआ था, जिसे रॉलेट एक्ट से नाम जाना जाता है। ये कानून में क्या था, तो ये इस कानून में जो था कि 2 साल के लिए जो है बिना वकील बिना दलील के जो है वो लोगों को अहिंसक ढंग से नागरिक को जो है वो पकड़ के और उनको जेल में डाल दिया जाता था। इसका कहानी जो है और भी लंबा है, आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। तो रॉलेट एक्ट के भारत में रॉलेट एक्ट का प्रखर विरोध हुआ था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ जो है अहिंसा ढंग से नागरिक की अवज्ञा करने की घोषणा भी किए थे। इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल भी हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था इसको काला कानून इसलिए बोला गया था कि इसमें जो है ना बिना वकील बिना दलील के जो है वो लोगों को पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकर पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नियुक्त किया था। किन्हीं 3 कारण का उल्लेख करना है। गुमास्ता का मतलब ये था कि यहाँ कंपनी ये चीज देखना चाह रहा था कि जो बुनकर लोग हैं वो कपड़ा को बुनकर जो है वो डायरेक्ट कंपनी को बेचना था, ये दूसरे लोग को बेच रहे का ये चीज को नजर रखने के लिए जो है गुमास्ता को नियुक्त किया गया था। और गुमास्ता को जो है वेतन भोगी होता था, उसको वेतन भी दिया जाता था, और कभी कभी तो गुमास्ता और बुनकर के बीच में बहुत टकराव भी होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ जो है हम खाली आप लोग को शॉर्ट में जो है समझा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है आप लोग को जो है लंबे से लिखना है, क्योंकि लंबा से अगर समझाने लगेंगे यहाँ तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रित संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की है, व्याख्या करें। तो छपाई का ज्ञानोदय से जो है बाल्टियर और रूसी जैसे चिंतक विचार का प्रसार हुआ है। उन्होंने परंपरा अंधविश्वास और निरंकुशवाद की जो है आलोचना भी की है। उन्होंने तार्किक का विचार का प्रसार भी किया है। इसने लोगों को राजशाही के विद्रोह हेतु प्रेरित भी किया है। ये सब नेक्स्ट है कि गेहूं की खेती के लिए जो है उपयुक्त भौगोलिक स्थिति कैसा होना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। तो गेहूं की खेती के लिए जो है वो सबसे पहले तो तापमान कितना होना चाहिए, तापमान 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वर्षा जो है बहुत कम, मतलब न के बराबर जो है वर्षा होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए जो है वो इतना काफी है। मिट्टी जो है ये दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और नमी ठंडा मौसम होना चाहिए। ये गेहूं की फसल के पकते समय जो है बादल रहना चाहिए, और गेहूं अधिकतर जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में और बिहार में होता है। उसी तरह से चावल, गेहूं नहीं आएगा तो चावल के लिए भी हो सकता है। तो इसके लिए भी जो है वो जलवायु जो है चावल की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, और इसका जो टेम्परेचर 24 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी जो है आपको दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में भी होता है। और इसके लिए जो है प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिम बंगाल, यहाँ चावल खूब होता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, या फिर तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल
क्यों आवश्यक है? देखिए, लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो चुनाव लड़ेगा कैसे, है ना? राजनीतिक दल का इसलिए जरूरत पड़ता है कि कोई एक अपना एक पहचान रहना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो उनका जरूरत के निम्नलिखित कारण यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व में बड़े-बड़े देश जिसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इन बड़े देशों में एक व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है, इसलिए जो है कई लोगों का समूह मिलकर जो है वो शासन करते हैं, और ऐसी स्थिति में लोगों के एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करना है ना? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विधायी अधिकारों के कितने हिस्से में बांटा गया है, इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ जो है या फिर तो अथवा में रहेगा कि भारत एक संघीय है, संघीय शासन व्यवस्था है यहाँ, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार का अधिकार संविधान में जो है स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है, और यहाँ 2 से अधिक स्तर की सरकारें हैं, तो संघीय शासन व्यवस्था है। तो भारत की शासन व्यवस्था संघीय है, और संविधान में भारत को जो है वो भारत के राज्यों को जो है एक संघ घोषित किया गया है, और संघीय व्यवस्था में अंतर्गत इसके शासन के 2 स्तर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हाल में ही जो है इसके अंतर्गत तीसरा भी बनाया गया है, पंचायती राज, जिसको हम लोग नगर पालिका बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, ठीक है? तो अब इसमें संघ सूची में क्या आता है? तो देखिए, संघ सूची में, इस सूची के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगा। जैसे इसमें क्या-क्या आ सकता है? प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामला हो गया, बैंकिंग हो गया, आर्मी वगैरह हो गया, ये सारा चीज़। उसी तरह से राज्य सूची में जो है वैसे विषय आते हैं जिस पर जो है वो राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो कानून बनाया जाता है। इसमें जो है पुलिस आ सकता है ना? सिंचाई वगैरह ये सब सारा चीज़ आ सकता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दोनों सरकार जो है वो कानून बना सकते हैं, ठीक है? इसमें शिक्षा, वन, श्रम ये सब आता है, और दोनों सरकार कानून बनाएँगे, लेकिन मान्यता जो है वो केंद्र सरकार का होगा अगर दोनों सरकार बनाते हैं तो। लेकिन अगर राष्ट्रपति अगर साइन कर देते हैं, तो राष्ट्रपति अगर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया उसमें साइन करते हैं, तो फिर राज्य सरकार के द्वारा जो है वो बनाया गया वो लागू होगा। नेक्स्ट है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में जो है विभेद करना है। खुली बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी जो है इस प्रकार के बेरोजगारी को बोला जाता है जो कि पूर्णतः बेरोजगार है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि ये वास्तव में इसके अंतर्गत जो है नियोजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार होते हैं। मतलब लगता है कि मतलब कहीं जो है ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो बस खाली जहाँ 2 लोगों के काम है वहाँ 4 लोग लग गए, ठीक है? तो ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। लगेगा कि मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन वो एक दिखाने के लिए कि मतलब काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है वो बेरोजगार होते हैं। हाँ, इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है, और इसके अंतर्गत जो है आवश्यकताओं से ज़्यादा लोग लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है उद्योग क्षेत्र में पाया जाता है, इस तरह की बेरोजगारी जो है कृषि में पाया जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जाती है, इसमें जो है गणना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका है? वैश्वीकरण के बारे में बताना। तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश की कंपनियां जो है वो किसी अन्य देश की मतलब जैसे एक देश की कंपनियां किसी अन्य देश में जो है कार्य कर रहा है, या फिर तो एक देश की कंपनियां जो है वो अन्य देशों में जो है अपना निवेश किया है, तो उस तरह की कंपनियों को जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है? और इसमें वैश्वीकरण प्रक्रिया में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है, तो वैश्वीकरण देखिए, ग्लोबलाइजेशन तभी हो पाएगा जब वैश्वीकरण रहेगा, है ना? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब तभी काम कर पाएगी जब जो रहेगा वो वैश्वीकरण रहेगा। फिर से एक बार समझिए, आप लोग को नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले समझ लेते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? तो एक से अधिक देश में कार्यरत कंपनियां जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। और वैश्वीकरण क्या है? तो एक देश की कंपनियां जो है किसी और भी देश में जो है काम कर रही है, तो वैसी कंपनियां जो है वैश्वीकरण या फिर तो वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड अगर देखा जाए तो एक तरह का है, वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वैश्वीकरण का भी मतलब होता है कि पूरा जो है एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से जो है मिले जुले है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि मतलब किसी कोई देश का कंपनी है वो दूसरे देश में भी काम कर रहे हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः विश्व में ऐसे स्थान की तलाश रहती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश लगातार वृद्धि हो रही है, इसके साथ में जो है विभिन्न देशों के बीच में व्यापार भी वृद्धि हो रहा है, और इससे जो है वैश्वीकरण भी हो रहा है। नेक्स्ट एक मानचित्र में दिखाना है आप लोग को, जमशेदपुर उद्योग में जमशेदपुर दिखाना है जो झारखंड में है। लो एस का खदान जो है बेलाडीला को दिखाना है। भाखड़ा नांगन बांध को दिखाना है। सूती वस्त्र उद्योग दिखाना है सूरत में, और बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो यहाँ है कि भाखड़ा नांगल बांध, है ना? तो ये कहाँ है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध जो है वो पंजाब में है, ठीक है? हाँ, इस जगह पर पंजाब में है। इधर तो गुजरात हो जाता है, इधर राजस्थान हो जाता है, इधर हरियाणा। नेक्स्ट जो है वो भाखड़ा नांगल बांध के बाद जो है उद्योग जमशेदपुर झारखंड में है, तो यहाँ दिखा देंगे झारखंड में जमशेदपुर। नेक्स्ट तीसरा जो है वो लो एस खदान बेलाडीला, है ना? तो बेलाडीला आपका जो है छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे इस जगह पर। और चौथा जो है वो
विशाखापट्टनम, है ना? तो मध्य प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम, तो मध्य प्रदेश में यहाँ दिखा सॉरी आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, तो आंध्र प्रदेश में दिखा देंगे। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग सूरत, जो कि गुजरात में है, तो गुजरात में हम लोग यहाँ दिखा देंगे। तो ये मैप वाला आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत आप लोग का टाइम बचाएगा। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास किस प्रकार योगदान दिया? ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भारी संख्या में भारतीयों की सेना में भर्ती किया गया था और यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता, वातावरण और लोकतांत्रिक संगठन पर उनका प्रभाव जो है पड़ा था और युद्ध के अनुभवों से उन्हें अपनी क्षमता पर जो है विश्वास हुआ था और वे अपने देश में भी लोकतंत्र की स्थापना कर सकते थे और राजनीतिक जागृति और आत्मविश्वास के प्रबल जो है वो भावना जो था और पहले विश्व युद्ध के बाद जो है विकसित हुआ ये सारा चीज। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया? तो कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल को खरीदने के लिए बुनकर को जो है वो पेशगी के रूप में कर्जा दिया और इस प्रकार से उन्होंने बुनकर को जो है अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया था। नेक्स्ट है कि G77 क्या है? तो ये जो है वो 77 देशों का जो है समूह है, जो कि G77 क्या है? G77 ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। तो G77 जो है वो 77 देशों का एक समूह है, विकासशील देशों का, जिन्हें 1944 में जो है होने वाले ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में होने वाले नियमों के कोई भी लाभ नहीं हुआ था और इसलिए जो है वो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग कर रहे थे। अब G77 जो है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में जो है विकास किया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक का जो है इससे जन्म हुआ था, जिसे ब्रिटेन के जो है जुड़वा संतान भी कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ ही शक्तिशाली देश के लिए जो है विकसित देश के ही दबदबा था। नेक्स्ट है कि एक पेय फसल का नाम बताना है जिसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, है ना, या फिर तो चाय के लिए बताना है। तो पेय पदार्थ हम लोग जो है वो चाय को लेते हैं। इसकी कृषि हेतु जो है लेटराइट मिट्टी एवं ढालू भूमि जो है होना चाहिए। इसका कुशल सस्ता श्रमिक भी जरूरत होता है और इसके लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है चाहिए और वर्षा जो है अत्यधिक चाहिए, मतलब 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के वर्षा चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए जो है प्रमुख उत्पादक राज्य जो है असम है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। रेल परिवहन अपेक्षाकृत सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व को समझाएं, है ना। रेल परिवहन जो है वो रेल परिवहन की अपेक्षा जो है वो सड़क परिवहन बढ़ रहा है। इसका इंपॉर्टेंट क्यों? तो रेल जो है वो हर जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। रेलवे की अपेक्षा सड़क जो है निर्माण लागत बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ विच्छिन्न भूमि पर जो है वो सड़क बनाया जा सकता है ना। पहाड़ पर भी जो है सड़क बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये रेल वहां नहीं बिछाया जा सकता है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वहां रेल को जो है वो नहीं बिछाया जा सकता है पटरी को। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों और कम दूरी व कम वस्तुओं की जो है परिवहन सड़क मित्र यही है। मतलब जो है कि देखिए, रेल परिवहन हर जगह नहीं जा सकता है, घर तक लोगों को घर तक नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए जो है वो रेल परिवहन से ज्यादा महत्व जो है वो सड़क परिवहन का है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, या फिर तो राजनीतिक दल अपने कामकाज बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो है मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ उपाय देना है, 4 सुझाव देना है। तो पहला सुझाव जो है वो विधायक और सांसदों को दल बदल करने के लिए जो है वो रोकना पड़ेगा, है ना। कभी विधायक सांसद जो है क्या करते हैं कि कभी इस दल में है तो दूसरे दल में चले जाते हैं, फिर दूसरे दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, ये चीज रुकना पड़ेगा। दूसरा जो है उच्चतम न्यायालय, है ना, न्यायालय की जो है एकदम पूरा कड़क होना चाहिए। और चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए जो है सभी दलों को संगठित चुनाव कराने के आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकता है, तो देखिए राजनीतिक दल के सामने बहुत सारा चुनौती आता है। सबसे पहले तो आंतरिक लोकतंत्र के अभाव। राजनीतिक दलों को प्राय आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका मतलब है कि अभिप्राय यह है कि दल संपूर्ण शक्ति और शीर्ष नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। मतलब जो शक्तिशाली नेता हैं, जो मतलब दबदबा जो बना रखे हुए हैं, उनके जो है पर जो है वो सारा चीज टिका रहता है। नेक्स्ट है कि वंशावाद चुनौती। किसी नेता का बेटा है, उसका नेता भी जो है नेता ही बनेगा, उसका बेटा भी नेता ही, तो ये चला जाता है। पैसे का और बाहुबल का भी प्रभाव इसमें है कि मतलब जिस पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिस नेता के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उनका जो है वो जीत पक्का रहता है। जाति एवं संप्रदाय की बात था, जातिवादी भी हो जाता है कि जो जात का नेता है उसी जात के लोग उसको वोट करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। जीडीपी में अभी सबसे ऊपर जो है वो तृतीय क्षेत्र ही है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र से है जो है अभी जीडीपी बढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग को जो है वो थोड़ा सा लिख देना है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन कारण को जो है वो सरकार क्यों हटाना चाहती थी?
तो देखिए, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध सरकार इसलिए लगाना चाहती थी क्योंकि एक बार देश जो है गुलाम हो चुका था, ठीक है? और सरकार ये नहीं चाहती थी कि जो है वो फिर से जो है वो अ, हाँ, भारत सरकार द्वारा जो है विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश को अवरोध लगाने के क्या कारण थे और इस अवरोध के लोग सरकार क्यों हटाना चाहती? तो अवरोध लगाने का मेन कारण जो था कि देश एक बार पहले गुलाम हो चुका था, व्यापार के चलते ही। तो सरकार ये नहीं चाहता था कि फिर से जो है वो देश गुलाम हो जाए और इसलिए जो है वो अवरोध लगाया गया था। अवरोध को हटाया इसलिए गया क्योंकि जो है बाहर से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत था देश को, जो कि अगर ये अवरोध को नहीं हटाया जाता तो बाहरी चीज़ें जो है वो नहीं आता। इसके चलते जो है भारत सरकार के द्वारा ये है अवरोधों को हटाया गया। मानचित्र में दिखाना है आपको हजारीबाग, अजमेर, लोअर्स क्षेत्र और चेन्नई, मंगलुरु, ठीक है? तो हजारीबाग जो है कौन कहाँ है सो तो देखिए पहले। अजमेर जो है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान में अजमेर दिख गया। दूसरा जो है आपका हजारीबाग तो झारखंड में है, तो झारखंड में यहाँ दिखा दिया गया, ठीक है? तीसरा जो है वो लोअर्स क्षेत्र, लोहा, लोहा जहाँ होता है तो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं। उड़ीसा में भी लोहा होता है ना? उड़ीसा लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि चेन्नई, चेन्नई जो है आपका यहाँ है, इस जगह पर। नेक्स्ट है मंगलुरु, तो मंगलुरु जो है कर्नाटक में है, तो कर्नाटक यहाँ दिखा। उसी तरह से आगे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका को उल्लेख करना था। असहयोग आंदोलन में क्या क्या तरीका जो है अपनाए गए थे भारतीय लोगों के साथ? तो भारतीय लोग जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से शुरू करना चाहते थे और उनका विचार था कि सबसे पहले सरकार द्वारा जो भी दिया गया पदवी उसको लौटा दिया जाए। और भी जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ जो है शहरी मध्यम वर्ग के द्वारा जो किया गया, विद्यार्थी लोग के द्वारा जो है स्कूल छोड़ दिया गया, कॉलेज छोड़ दिया गया, शिक्षकों के द्वारा जो है वो विद्यालय में जो है इस्तीफा पत्र दे दिया गया, त्याग पत्र दे दिया गया, मुकदमा लड़ने के लिए छोड़ दिया वकील लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकान पे पिकेटिंग किया गया, ठीक है? पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय जो है वैसा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान जो है बचाने में जो है अपने बचाने में लग गया और अब भारत में अपने माल को निर्यात न कर सका, जिसके कारण जो है भारत के उद्योग जो है वो पनपना शुरुआत हो गए थे और इंग्लैंड के जो है सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने के बजाय सैनिक की सामग्री बनाने में लग गए थे। इसलिए नेक्स्ट है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोग को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय जो है सुझाया गया? तो सबसे पहले तो जमींदारों की प्रथा उन्मूलन, जो जमींदार जो है किसान के लिए जो जमींदार प्रथा एक बड़ा जो है अभिशाप था। इसके लिए सरकार जो है भ्रष्ट जमींदारों को जो है वो प्रथा समाप्त कर दिया। दूसरा जो है खेतों का चकबंदी, मतलब खेतों को जो है वो घेराव किया गया। तीसरा जो है प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण, कुआं, तालाब, जो भी सिंचाई के लिए जो सुविधा है वो दिया गया। उसके बाद खाद और उर्वरकों का भी प्रयोग किया गया, प्रोत्साहन करने के लिए आप लोग खाद के यूज कीजिए, है ना? तो अच्छे अच्छे खादों का और आधुनिक उपकरण का भी प्रयोग करने के लिए जो है वो विशेष सुझाव दिया गया, है ना? आधुनिक उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर का, हार्वेस्टरों का, थ्रेसर का, ये सब चीज का प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा का तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया? देखिए, परिवहन और संचार जो है किसी भी देश के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। परिवहन से क्या होता है कि परिवहन नहीं करेगा तो कोई भी देश अमीर या फिर तो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएगा? मतलब एक जगह से अगर सामान दूसरी जगह अगर नहीं जाएगा, आने जाने की सुविधा नहीं रहेगा, तो ऐसे में जो है देश का अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकता है। तो परिवहन लोगों के एक स्थान से दूसरे जगह जाने आने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण साधन है। उसी तरह से जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है परिवहन व्यापक महत्व है, बहुत जरूरी भी है। और उसके बाद जो है वो संचार, है ना? संचार जो है सूचना, अगर लोग को एक जगह से दूसरी जगह जो लोग हैं उनको अगर किसी भी चीज का जानकारी नहीं दिया जाता है तो ये भी जो है अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है ना? लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दल के बिना चल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दल नहीं होगा तो उम्मीदवार स्वतंत्र निर्दलीय होकर लड़ेंगे चुनाव और इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन जो पार्टी है वो क्या नीति लाया है, क्या वो अपने जो है वो वोटरों को या फिर तो अपने जनताओं को देना चाहता है। तो इस प्रकार किसी भी राजनीतिक दल का क्या गुण होना चाहिए? तो राजनीतिक जो दल होता है, पार्टी होता है, उसका एक विशेष संगठन होना चाहिए, अच्छा संगठन होना चाहिए, विचारों में एकता होना चाहिए, एक जैसा विचार होना चाहिए, संवैधानिक तरीका से अडिग विश्वास भी होना चाहिए और जो है वो जीतने के पश्चात अपना जो
नीति लागू किया था, बोला था कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, तो उनको जो है पूरा उस पर खरा उतरना चाहिए। प्रछन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देके बताना है। तो प्रछन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो भारत में किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग से ही जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे गरीब भूमि स्वामी नहीं होते हैं। अगर खेती आधुनिक तरीके से अपनाया जाए तो वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगा। अगर खेती जो है ना, जो प्रछन्न बेरोजगारी, अगर खेती अगर आधुनिक तरीके से किया जाए ना, तो ये बेरोजगारी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्द में लिखना है। तो वैश्वीकरण मतलब जो है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व के बाजार के साथ में जो है पूंजी, तकनीक, श्रम सब जो है वो जोड़ना, ये जो है वो वैश्वीकरण कहलाता है। अब ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं का सेवाओं को जो है मुक्त प्रवाह, मतलब जो है बिना टैक्स को जो है वो, या फिर तो कम टैक्स में जो है वो एक देश के सामान को दूसरे देश में पहुंचाना, विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह, ये सारी चीज़। नेक्स्ट है कि भारत का दिया हुआ मानचित्र है, इसको पढ़कर जो है वो चिन्हित करना है। नवेली, कोयला खान, झरिया, रानीगंज, दिग्बोई, मुंबई हाई, सिरगनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो दिग्बोई, दिग्बोई कहाँ है? तो दिग्बोई जो है आपका, दिग्बोई 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 है असम में, ठीक है, असम में। नेक्स्ट जो है वो झरिया, रानीगंज, ये आपका जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और कुछ जो है वो झारखंड में है, झारखंड में है शायद, नहीं पश्चिम बंगाल। झरिया 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 ये झारखंड में है। सिंगरैनी, है ना, सिंगरैनी जो है आपका यहाँ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मुंबई हाई, महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है वो नवेली, कोयला खान, ये जो है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो इस प्रकार जो है आप लोग का 5 नंबरिया सारा प्रश्न था। एक बार आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, वहां जुड़ जाइए। और उसके बाद 3 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।